हेलो स्टूडेंट्स, देखिए थर्मल फिजिक्स के नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ओपन सिस्टम के बारे में पढ़ा, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, और इसके पीछे क्या क्या चीजें पढ़ी थी। देखिए, ये आपकी इक्वेशन ऑफ स्टेट पढ़ी है, द कॉम्बिनेशन ऑफ सिस्टम विद द ये थर्मोडायनेमिक वेरिएबल एंड इक्वेशन ऑफ स्टेट है। और हमने थर्मोडायनेमिक सिस्टम के बारे में पढ़ा। अब आ जाते हैं हम लोग, जो आपका टॉपिक है, ये सारी चीजें जो पढ़े हैं हम लोग, देखिए लिखने में हमने तेजी से लिख दिया लेकिन बोल बोल के लिखा है, तो आप लिख लीजिएगा ठीक से। ठीक है, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जो टॉपिक एग्जाम में आपके आता है। ये जानकारी होनी चाहिए सारी चीजों के बारे में। इसमें पूछता तो नहीं है कुछ, लेकिन फिर भी इनकी जरूरत पड़ती है। जब इसके बारे में जानते रहेंगे तो समझने में आसानी होती है। ठीक है, अब आ जाता है जो आपका नेक्स्ट टॉपिक जहां से एग्जाम में पूछता है, वो है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, ये है आपका जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ध्यान से समझते चलिए है क्या। स्टेटमेंट लिखते चलते हैं, समझते चलते हैं। ठीक है, द जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, द जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, the zeroth law of thermodynamics states that if two bodies A and B, capital A and capital B are each separately, एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। जो डेफिनेशन लिखी जाती है उसमें लिखा एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट होता है। अगर कोई वर्ड यहां से हटा दिया जाए, जो स्टेटमेंट जहां से शुरुआत हुई, स्टेट दैट इफ टू बॉडीज ए एंड बी आर ईच सेपरेटली इन थर्मल, क्योंकि डेफिनेशन को अगर आपने किसी वर्ड को कट कर दिया, कुछ और मॉडिफाई करके लिख दिया, तो उसके मायने बदल जाते हैं। ठीक है, इन थर्मल इक्विलिब्रियम, एक और बात थी, इक्वेशन ऑफ स्टेट हमेशा याद रखिएगा। ऐसे सिस्टम, ऐसे बॉडीज पर वर्क करेगा जो थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। ठीक है, या बात ध्यान रखिएगा। इसकी लिमिटेशन ये है इक्वेशन ऑफ स्टेट की, जो लिखा गया है ये इक्वेशन दोनों एग्जाम्पल के तौर पर, ये थर्मल इक्विलिब्रियम में जो बॉडीज हैं उन्हीं के लिए अप्लाई होता है। ठीक है, और हर एक थर्मोडायनेमिकल सिस्टम के लिए इक्वेशन ऑफ स्टेट अलग अलग होगी, इंडिपेंडेंट होगी एक दूसरे से, ये नहीं कि एक दूसरे के साथ कनेक्ट होगी। ठीक है, यानी जितने थर्मोडायनेमिकल सिस्टम है सबकी अपनी अपनी इक्वेशन ऑफ स्टेट होती है। तो ये कुछ इस तरह की लिमिटेशंस हैं कि हर जगह नहीं फॉलो होगा, पर जरूरत पड़ेगी तो बताया भी जाएगा, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, थर्मल इक्विलिब्रियम विद आ थर्ड बॉडी, ए और बी अलग अलग, सी कोई तीसरी बॉडी है उसके साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है। थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है अभी बताएंगे, लिख रहे हैं स्टेटमेंट पहले, पर इक्विलिब्रियम अभी बताएंगे थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है। बॉडी सी, देन A and B are also in thermal equilibrium। ठीक है, अगर A और B दो बॉडीज हैं, बना लो ऐसे, ये कोई कैपिटल ए बॉडी है। ठीक है, इसके बीच में एक वॉल है जिसको हम लोग एडियाबेटिक वॉल कहेंगे। ठीक है, ये एडियाबेटिक वॉल इस तरह की वॉल होती है जो हीट का ट्रांसफर यानी एनर्जी का ट्रांसफर नहीं करने देती। ठीक है, और यहां पर बी है कोई सिस्टम, ये दोनों सिस्टम सी के साथ कनेक्टेड हैं। कोई थर्ड सिस्टम सी है जिसके साथ ये और ये कनेक्टेड है इस तरह से। तो अगर ए और सी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में है
और बी और सी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो ए और बी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। ये जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, इसको जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं, ठीक है। तो इसी चीज को आप वर्ड्स में एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं, ठीक है। अब आ जाइए जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बाद अब आ जाइए कॉन्सेप्ट ऑफ हीट पर, कि हीट है क्या आखिरकार, उसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये स्टेटमेंट है जीरोथ ऑफ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, और ये इसके लिए एग्जाम्पल के तौर पर समझाया गया है कि होता क्या है ये, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं। इफ ए एंड सी, हियर वी रिप्रेजेंट 2 ब्लॉक डायग्राम्स या 3 ब्लॉक डायग्राम्स ऑफ बॉडी ए, बी एंड सी, and A and C are separately in thermal equilibrium, B and C are separately in thermal equilibrium, then body A and B also be in the thermal equilibrium according to zeroth law of thermodynamics, ठीक है, ये होगा, ठीक है। अब आ जाइए यहां पर कॉन्सेप्ट ऑफ हीट पर। हीट क्या होती है, कॉन्सेप्ट ऑफ हीट, बार बार हम कह रहे हैं कि हीट से रिलेटेड फिनोमेना हम लोग पढ़ रहे हैं, तो हीट है क्या पहले उसके बारे में जाने। तो हीट, देखिए हीट क्या है, हीट इज डिफाइंड एज एनर्जी। ये एनर्जी के फॉर्मेट में डिफाइन किया जाता है। हीट एक तरह की एनर्जी है इन ट्रांजिट, ठीक है। हीट इज डिफाइंड एज एनर्जी इन ट्रांजिट एज इट इज not possible to speak of work in a body it is also not possible to speak of heat in a body, ठीक है। देखो हीट एक तरह की एनर्जी है इन ट्रांजिट। ट्रांजिट का मतलब क्या होता है, देखो यानी जो ट्रांसपोर्ट करेगी, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह जाएगी, ठीक है। एनर्जी इन ट्रांजिट, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हीट इज डिफाइंड एज एनर्जी इन ट्रांजिट, यानी जो एनर्जी ट्रांसपोर्ट करेगी एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पर, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हीट एनर्जी, ठीक है। अब जैसे हम लोग वर्क के बारे में नहीं कह सकते, किसी बॉडी के अंदर कितना वर्क डन हुआ है इसके बारे में नहीं कुछ बताया जा सकता। वो बॉडी कितना काम करेगी ये बता सकते हैं, पर उसके अंदर कितना वर्क हो रहा है उसके बारे में नहीं बताया जा सकता, ठीक है। और इसी तरह से हम लोग ये नहीं कह सकते कि कितनी हीट किसी बॉडी में है। अब वो बॉडी अगर एनर्जी ट्रांसमिट करती है जितना, उसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं कि इतने अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसमिट हुई है, ठीक है। अब आ जाइए और आगे देखिए क्या कह रहा है। वर्क इज आइदर डन, वही बात, वर्क इज आइदर डन ऑन ए बॉडी और बाई ए बॉडी, ठीक है। वर्क जो है किसी बॉडी पर हम कर सकते हैं या उस बॉडी के द्वारा कर सकते हैं। इसी तरह से सिमिलरली हीट
कैन फ्लो फ्रॉम ए बॉडी टू ए बॉडी कैन फ्रॉम फ्लो ए बॉडी टू अनदर बॉडी कहिए, या बॉडी कैन फ्लो फ्रॉम ए बॉडी और टू ए बॉडी। ठीक है, इसी तरह से हीट क्या है, एक बॉडी के अंदर फ्लो हो सकती है या उस बॉडी से बाहर फ्लो हो सकती है, फ्रॉम ए बॉडी और टू ए बॉडी। ठीक है, इफ बॉडी इज एट कांस्टेंट टेम्परेचर। देखिए टेम्परेचर क्या होता है, इसके बारे में भी हम लोग समझेंगे आगे। ठीक है, अभी के लिए टेम्परेचर आप जानते हैं क्या होता है, सिमिलरली जितना जानते हैं, ठीक है, सिंपली जितना जानते हैं उतना ही समझिए। ठीक है, टेम्परेचर यानी किसी बॉडी को टच किया, कितना गर्म है कितना ठंडा है, यानी हॉटनेस और कोल्डनेस के बारे में बताता है ये टेम्परेचर। ठीक है, और भी चीजें जानेंगे होता क्या है ये। इफ ए बॉडी इज एट कांस्टेंट टेम्परेचर it has both mechanical and thermal energies. It has both mechanical and thermal energies. ठीक है, बॉडी अगर कांस्टेंट टेम्परेचर पे है, जिसमें दोनों तरह की एनर्जीज होगी, किसकी वजह से, ड्यू टू molecular agitations and देखो मॉलिक्यूलर एजिटेशन की वजह से जो बॉडी है उसके अंदर मैकेनिकल और थर्मल दोनों तरह की एनर्जी होंगी। ठीक है, थर्मल एनर्जी का मतलब हीट होगा और मैकेनिकल एनर्जी का मतलब होगा कि जो मॉलिक्यूल इधर से उधर ट्रांसपोर्ट कर रहा है उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है, उस फॉर्मेट में। ठीक है, एजिटेशंस एंड इट इज नॉट पॉसिबल टू सेपरेट देम। इसको हम लोग अलग अलग नहीं कर सकते। ठीक है, पॉसिबल क्योंकि एक ही फॉर्मेट, एक ही बॉडी, एक ही मॉलिक्यूल के द्वारा दोनों कंस्टिट्यूट होते हैं। ठीक है, तो उसको अलग नहीं कर सकते हम लोग। इट इज नॉट पॉसिबल टू सेपरेट देम। ठीक है, उन्हें हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते, इतनी बातें ध्यान दीजिए। ठीक है, सो कॉमा इन दिस केस comma we cannot talk of heat energy। अगर बॉडी कांस्टेंट टेम्परेचर पर है तो हीट एनर्जी के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, यानी हीट डिफाइंड टेम्परेचर के फॉर्मेट में होगी। ठीक है, अगर हो भी रहा हो ट्रांसफर तब भी कुछ कहा नहीं जा सकता। ठीक है, लेकिन इसका मतलब क्या निकाला जाएगा, इट मीन्स इफ द फ्लो ऑफ हीट stops, it means if the flow of heat it stops, the word heat cannot be used। यानी हीट का कॉन्सेप्ट केवल फ्लो में है, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होने में हीट आता है। हीट डिफाइंड इज एज एनर्जी इन ट्रांजिट, जो अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांजिट हो रही है तभी।
नहीं तो ऐसे सिंपल कोई बॉडी रखी है तो उसकी हीट का कोई लेना देना नहीं होगा, कितनी हीट है क्या कैसे है। जब वो वहां से निकलेगी बाहर तभी हम जान सकते हैं कुछ हीट है, जैसे अलाव वगैरह जलाते हैं ठंडियों में, सर्दियों में, ठीक है। तो अगर वहां से कोई हीट हमारी बॉडी तक ना आए एनर्जी के फॉर्मेट में तो कुछ नहीं कह सकते उसके बारे में है क्या वो, ठीक है। उसी तरह से खाना पकाने वाले बर्तन गैस बर्नर पर रखते हैं, वो वहां से हीट ट्रांसफर होके उस बर्तन में जाता है, उसके टेम्परेचर को चेंज करता है, तो हम कहते हैं कि हीट है कुछ, ठीक है। यानी जब फ्लो होगा तभी उसकी बात की जाएगी, नहीं तो कुछ नहीं, ठीक है। इतनी बात ध्यान रखिएगा, ये है हीट, ठीक है। अब आ जाते हैं थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या होते हैं। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, ये सब इंपॉर्टेंट चीजें हैं, एक एक टूल जो यूज हो रहे हैं उनके बारे में आप जानिए होते क्या है। एनी स्टेट ऑफ होमोजीनियस सिस्टम, होमोजीनियस सिस्टम की बात कही जा रही, एनी स्टेट मतलब अवस्था, जिस पोजीशन पर है जैसा है, एनी स्टेट ऑफ होमोजीनियस सिस्टम in which any two of the three variables प्रेशर, ये तीनों वेरिएबल हैं, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, यानी इनमें से कोई दो कांस्टेंट हो, कोई भी थर्मोडायनेमिकल होमोजेनियस सिस्टम है जिसमें ये दोनों में से कोई, तीनों में से कोई दो कांस्टेंट होंगे, एज लॉन्ग एज, ये कांस्टेंट कब होंगे, एक्सटर्नल, एज लॉन्ग एज एक्सटर्नल कंडीशन, जब एक्सटर्नल कंडीशन अनचेंज रहेंगी तभी तक रहेंगे कांस्टेंट, रिमेन अनचेंज्ड, ठीक है। रिमेन अनचेंज्ड इज सेड टू बी, इज सेड टू बी थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। यानी किसी भी होमोजीनियस सिस्टम में तीन वेरिएबल प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर में से कोई दो कांस्टेंट रहे, और कब तक कांस्टेंट रहेंगे, जब तक एक्सटर्नल कंडीशंस अनचेंज हो, यानी फोर्स वगैरह जो भी अप्लाई किया हमने, प्रेशर वगैरह और एनर्जी वगैरह जो ट्रांसफर कर रहे हैं, कुछ भी सब कुछ कांस्टेंट कर रखें, अनचेंज करें, ठीक है, वो उसमें कोई भी चेंजिंग ना आए, ठीक है, तब तक के लिए वो सिस्टम थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में कहलाएगा, ठीक है। A system, देखिए, in thermodynamic a system in thermodynamic equilibrium must satisfy following requirements स्ट्रिक्टली, कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जिसको ये स्ट्रिक्टली फॉलो करेगा। यानी तीन तरह के और इक्विलिब्रियम हम पढ़ेंगे इसके अंदर। पहला है मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है। ये क्या होता है, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, यानी कोई बॉडी थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो ये मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में होगी, ठीक है। फॉर ए सिस्टम, फॉर ए सिस्टम, इसके अंदर आप लिखिएगा, फॉर ए सिस्टम टू बी इन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम
मैकेनिकल इक्विलिब्रियम for a system to be in mechanical equilibrium, there should be no macroscopic movement, within the system. मैक्रोस्कोपिक मूवमेंट क्या होती है? देखो, यानी उसके पार्टिकल, उसके कंस्टिट्यूएंट्स आपके मूवमेंट में नहीं होंगे जो एक्सटर्नल फोर्स की वजह से होता है, ठीक है। यानी कोई अनबैलेंस फोर्स एक्ट नहीं करेगा, दैट इज नो अनबैलेंस फोर्स एक्टिंग, ठीक है, आर ऑफ द सिस्टम, नो माइक्रोस्कोपिक मूवमेंट विद इन द सिस्टम और ऑफ द सिस्टम आर of the system with respect to its surrounding, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, कोई मैक्रोस्कोपिक मूवमेंट नहीं होगी उस सिस्टम के अंदर, या सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, या सिस्टम और सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में, ठीक है। यानी वो बॉडी पूरी तरह से फिक्स होगी एक पोजीशन पर, वो होता है मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है। ये एक स्पेसिफिक एग्जांपल था, ऐसा नहीं कि सारी बॉडी फिक्स ही होंगी तभी मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में होंगी, ठीक है। अलग अलग मैकेनिकल इक्विलिब्रियम सेंस में, अलग अलग सेंस में इक्विलिब्रियम कहा जाएगा, ठीक है। पर ध्यान दीजिएगा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि बॉडी की मूवमेंट जो है वो फिक्स होगी, ठीक है। वो कोई मैक्रोस्कोपिक मूवमेंट उसमें नहीं कही जाएगी, ठीक है। अब आ जाइए, थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है? थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम और थर्मल इक्विलिब्रियम दोनों में अंतर है, ठीक है। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम हमने देखा, अब थर्मल इक्विलिब्रियम के बारे में आ जाइए, जान लेते हैं। थर्मल इक्विलिब्रियम ये क्या होता है आपका? फॉर ए सिस्टम टू बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम, there should be no temperature difference, between the part of system parts of system are between the system and surrounding, between the system and surroundings, ठीक है। यानी सिस्टम के पार्ट्स के बीच में कोई टेम्परेचर डिफरेंस ना हो। कोई सिस्टम है उसको आप अलग अलग पार्ट में अगर क्लासिफाई कर दें, सबका टेम्परेचर T रहे, ठीक है, और इसके सराउंडिंग्स में जो कुछ है उन सब का टेम्परेचर T हो, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में कोई टेम्परेचर डिफरेंस ना हो, तो ऐसे सिस्टम को हम लोग थर्मोडायनेमिक या थर्मल इक्विलिब्रियम कहेंगे, ठीक है। और थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में ये दोनों आते हैं,
मैकेनिकल भी और थर्मल भी। तीसरा एक और आता है, वो है केमिकल। केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है? बेसिकली अभी इक्विलिब्रियम की एक हम लोग और डिफिनीशन बताएंगे, वो होती क्या है। फॉर ए सिस्टम टू बी for a system to be in chemical equilibrium, देखो सबकी डेफिनेशन एक ही तरीके से लिखी जा रही है। फॉर ए सिस्टम टू बी इन केमिकल इक्विलिब्रियम there should be no chemical reaction, there should be no chemical reaction within the system, यानी कोई केमिकल रिएक्शन उसके अंदर अब ना हो, जो कुछ प्रोडक्ट बन गया है वैसा का वैसा बना रहे, ठीक है। एंड आल्सो no movement of any chemical constituents from one part of the system to other, ठीक है। यानी एक पार्ट से दूसरे पार्ट के बीच में कोई केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स का मूवमेंट नहीं हो, ठीक है, और वो उसके अंदर कोई केमिकल रिएक्शन भी ना हो, ठीक है, तो इसको केमिकल इक्विलिब्रियम कहेंगे। ये तीनों इक्विलिब्रियम जिस बॉडी में होगा वही बॉडी थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में कही जाएगी, ठीक है, बात ध्यान रखिएगा। मेन डिफिनीशन जो उसकी ये है कि कोई बॉडी टाइम के रिस्पेक्ट में, किसी बॉडी की जो स्टेट है वो टाइम के रिस्पेक्ट में अनचेंज हो, ठीक है। इफ ए बॉडी विच स्टेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, ठीक है, और अ बॉडी विच स्टेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम is called in the thermodynamic equilibrium, ठीक है। यानी टाइम के रिस्पेक्ट में जो बॉडी की स्टेट है वो अनचेंज हो, ठीक है, तो उसको हम लोग थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम बोलेंगे। ये जितने बॉडीज हैं ऐसी दुनिया में कोई बॉडी नहीं होती है, ठीक है, जो आइडियली इक्विलिब्रियम में हो, ना तो मैकेनिकल, ना केमिकल, ना ही थर्मल, कुछ ना कुछ डिसबैलेंसी होती रहती है हमेशा। तो ये ध्यान रखिएगा, आइडियल इक्विलिब्रियम नहीं मिलता है, पर हम लोग उसके पास पहुंचते हैं तब हम लोग मान के चलते हैं ऐसा, ठीक है। अब देखिए एक और आपकी डिफिनीशन है, एक प्रोसेस है जिसको बोलते हैं क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, ठीक है। क्वासी स्टैटिक प्रोसेस क्या होता है? क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, ठीक है। अ फाइनाइट अनबैलेंस फोर्स, a finite unbalanced force may cause the system a finite unbalanced force may cause the system to pass through नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट्स, ठीक है। किसी सिस्टम को हम लोगों को नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट्स में पहुंचाना हो तो एक छोटा सा फाइनाइट अनबैलेंस फोर्स उस पर एक्ट करे तो ऐसा हो सकता है, ठीक है। अ क्वासी स्टैटिक प्रोसेस
ये होती क्या है देखो, अ क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, a quasi-static process is defined as the process in which the deviation from thermodynamic equilibrium डेविएशन का मतलब ध्यान दीजिएगा, बदलना, ठीक है, या थोड़ा भटकना, ठीक है, भटकाव। थर्मोडायनेमिकल इक्विलिब्रियम से थोड़ा सा भटकाव हो रहा है, ठीक है। क्वासी स्टैटिक प्रोसेस डिफाइंड एज द प्रोसेस इन विच द डेविएशन फ्रॉम थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम इज इनफाइनेटसिमल, ठीक है, यानी बहुत ही स्मॉल। इनफाइनेटसिमल and all the system आइडियल कोई थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम नहीं होता है। तो क्वासी स्टैटिक प्रोसेस में क्या होगा, अगर थोड़ा सा ही चेंजिंग हो रही है, ठीक है, ऑल द स्टेट्स है, सिस्टम नहीं है, एंड ऑल द स्टेट्स through which system passes during a quasi-static process, quasi-static process can be considered as the equilibrium state, ठीक है। कोई भी सिस्टम परफेक्टली थर्मोडायनेमिकल इक्विलिब्रियम में नहीं होता है, तो उसके लिए क्वासी ने एक प्रोसेस अपनी बताई हुई कि अगर उससे थोड़ा बहुत डेविएशन भी हो रहा है तब भी उसको हम लोग थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में माना जाएगा, ठीक है। उसकी स्टेट को इक्विलिब्रियम स्टेट्स कंसीडर की जाएगी, ठीक है, थोड़ा बहुत, क्योंकि आइडियल तो मिलेगा नहीं, तो इसको हम लोग इक्विलिब्रियम स्टेट ऐसा कंसीडर करेंगे, ठीक है। यानी कि प्रैक्टिकल लाइफ में या एक्चुअल लाइफ में जितने प्रोसेसेस हैं सब के सब क्वासी स्टैटिक प्रोसेस हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, सभी के सभी क्वासी स्टैटिक प्रोसेस होते हैं जो थोड़े बहुत थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम से डेविएट होते हैं। परफेक्ट थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में कोई प्रोसेस नहीं आता, ठीक है, या कोई सिस्टम नहीं आता। इसलिए ये पढ़ाना जरूरी है कि क्वासी स्टैटिक प्रोसेस होती क्या है, क्योंकि इसका यूज होगा, ठीक है। अब वर्क क्या होता है, देखो वर्क आपका क्या होता है उसके बारे में जान लेते हैं, ठीक है। वर्क यानी थर्मोडायनेमिक में वर्क क्या होता है, जो अभी हम लोग कह रहे थे ना कि वर्क डन क्या है, उसके बारे में जान लेते हैं, ठीक है। वर्क क्या होता है, अब पाथ डिपेंडेंस फंक्शन है ये, ठीक है, ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता, ये बात पहले कही जा रही है, ठीक है। वर्क अ पाथ डिपेंडेंस फंक्शन,
वर्क होगा क्या, जब कोई सिस्टम एक स्टेट से दूसरी स्टेट में कन्वर्ट होगा तभी वर्क होगा, ठीक है। या वो मूव करे, उसकी पोजीशन बदले, या उसमें प्रेशर और वॉल्यूम बदले, या उसका टेम्परेचर बदले, कोई न कोई चेंजिंग आएगी तभी वर्क मेजरेबल। अभी बताया था ना, वर्क जो है इसी तरह से ही बताया जाता है कि बॉडी कुछ कर रही हो, ठीक है। बॉडी के अंदर कितना वर्क हो रहा है ये बड़ा मुश्किल हो जाता है, या कोई सिस्टम कितना वर्क कर रहा है उसके अंदर ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन जब वो सिस्टम काम करता है या हम उस सिस्टम पर काम करते हैं तभी उस बात को हम लोग वर्क के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये बहुत ही माइन्यूट डिफरेंस है, कोई बॉडी उसके अंदर वर्क तो होता ही है, ठीक है, पर वो हमें तभी दिखेगा जब हम उसके कंस्टिट्यूएंट्स के वर्क को देखेंगे। लेकिन स्मॉल पार्ट में चले जाएं अगर और अंदर चले जाएं तो जो उसका छोटा सा छोटा पार्ट है उसके अंदर कितना वर्क हो रहा है उसके बारे में हम कुछ नहीं बता सकते, ठीक है। एक्चुअली क्वांटम व्यू नहीं दिया जा रहा, ये मैक्रोस्कोपिक व्यू है, ठीक है। क्वांटम व्यू में अगर आप एकदम स्मॉल, माइक्रोस्कोपिक का मतलब बड़ा, ठीक है, लार्ज स्केल पर, माइक्रोस्कोपिक जो होता है वो स्मॉल स्केल पर देखा जाएगा, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और सारी चीजें हैं बॉडी के अंदर, वो कैसे वर्क कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो उस बॉडी के अंदर कितना वर्क हो रहा है कुछ कैलकुलेट किया जा सकता है, ठीक है। पर ये सब कुछ क्वांटम से या कहें माइक्रोस्कोपिक वर्ड से थोड़ा आगे निकल के मैक्रो की बात हो रही है अभी, इसीलिए कहा जा रहा है कि वर्क जो है वो बॉडी करेगी या हम बॉडी पर करेंगे तभी वो मेजरेबल होगा, ठीक है। अ सिस्टम कैन बी टेकन, देखिए, अ सिस्टम कैन बी टेकन फ्रॉम स्टेट A to state B by many ways, ठीक है। एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने के लिए बॉडी के लिए बहुत ढेर सारे रास्ते हैं, as shown in फिगर, ठीक है। फिगर में हम लोग बना दे रहे हैं इसको, ध्यान दीजिए, ठीक है। मान लेते हैं इस एक्सिस पर प्रेशर है उस बॉडी पर और इस पर उसका वॉल्यूम है, कोई बॉडी है सिंपल, ठीक है। एक पॉइंट ए है यहां पर और एक पॉइंट बी है, यानी इस पर कुछ प्रेशर और वॉल्यूम होगा, इस पोजीशन पर अगर बॉडी होगी, और यहां पर कुछ प्रेशर और वॉल्यूम होगा बी पर, ठीक है। तो वो कई रास्ते से जा सकती है, एक यहां से आए और पहुंचे यहां पर, ठीक है, यानी ए पॉइंट सी से होकर के बी पर जाए, या पॉइंट डी से होकर के बी पर जाए ऐसे, ठीक है, या डायरेक्टली ऐसे आ जाए, इस तरह से कई तरीके हैं यहां से यहां तक आने में उसके लिए, ठीक है। एक पोजीशन ऑफ स्टेट से दूसरी पोजीशन ऑफ स्टेट पर आने के लिए कई तरीके हैं या कई वेज हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं ए पर उस बॉडी पर प्रेशर P1 और वॉल्यूम V1 था, और बी पर P2 वॉल्यूम प्रेशर हो गया और वॉल्यूम उसका V2 हो गया बॉडी का, ठीक है, या सिस्टम का, ठीक है। अब हम लोगों को यहां से यहां तक जो चेंजिंग हुई है उसमें कितना वर्क होगा उसे डिफाइन करना है, वो कैसे निकाला जाएगा, ठीक है। तो प्रोसेस देखिए, पहला नंबर लिख करके, स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट ए, अगर इसको समझा जाए हो क्या रहा है, स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट ए द pressure is continuously decreases from P1 to P2, ठीक है। देखो यहां पर प्रेशर कुछ और होगा मैक्सिमम और यहां का प्रेशर मिनिमम है, यानी प्रेशर आपका डिक्रीज कर रहा है, पर यहां पर जो वॉल्यूम है बॉडी का और यहां पर जो वॉल्यूम है वो डिफरेंट है, ये V1 है, ये V2 है, वॉल्यूम आपका बढ़ रहा है, ठीक है। एलॉन्ग द कर्व, किस कर्व के एलॉन्ग देखा जा रहा है, एलॉन्ग द कर्व
ए बी, ठीक है। कर्व ए बी के अलांग अगर हम देखें तो आपका प्रेशर जो है वो घट रहा है। सो दैट प्रेशर अगर किसी बॉडी पर घटाएं तो क्या वॉल्यूम उसका बदलेगा? पिस्टन है, उसको हमने प्रेशर किया हुआ है किसी बॉडी को उसके सिस्टम के अंदर रख के, ठीक है, सिलेंडर के सिस्टम के अंदर। आप ये कॉन्सेप्ट लेकर के चलिए कि कोई आपका वेसल है या सिलिंड्रिकल शेप का कोई आपका वेसल है जिसके अंदर गैस भरी है, ठीक है, और एक पिस्टन लगा हुआ है ऊपर, और पिस्टन के थ्रू हम लोग इस पर प्रेशर जनरेट कर रहे हैं। अगर हम लोग इस प्रेशर, जितने अमाउंट का प्रेशर हमने लगाया P1 और इसका वॉल्यूम V1 है मान लो, अगर इस प्रेशर को हम लोग कम करें तो क्या होगा? वॉल्यूम इसका बढ़ेगा, ठीक है, एक नई पोजीशन निकल के आएगी। अगर प्रेशर P2 कर दें तो वॉल्यूम इसका V2 हो जाएगा, और ये पोजीशन जो आएगी निकल करके उसके रिस्पेक्ट में देखा जाएगा क्या कि बॉडी पर अगर प्रेशर घटा रहे हैं तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। ये होगा अगर कोई पिस्टन और सिलिंड्रिकल शेप की बॉडी लेकर के चलें, एक सिलेंडर है उस पे पिस्टन लगा हुआ है, उसके अंदर गैस भरी है, तो ये हो सकता है, ठीक है। उसको बना लीजिएगा, हमने मिटा दिया, ठीक है। अब so that volume increases from V1 to V2, the work done by the system, वर्क डन कैसे डिफाइन होगा? देखो, द वर्क डन बाय द सिस्टम इज गिवन बाय, यानी अगर हम लोग प्रेशर को कम करें तो सिस्टम खुद वर्क करेगा। वो कैसे दिया जाएगा? W1 के थ्रू इंटीग्रेशन होगा V1 से V2 तक, किसका? प्रेशर इंटू dV, चेंज इन वॉल्यूम, यानी प्रेशर का वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे, और वो वैल्यू क्या आएगी? एरिया ऑफ ए बी एफ ई। ए बी मान लेते हैं ये पॉइंट F है या E है और ये F है, ए बी एफ ई, इसका जो एरिया होगा इतना वर्क डन होगा, ठीक है। इसका एरिया अगर निकाल लें प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम से तो इतना वर्क होगा, ठीक है। यानी अगर किसी बॉडी पर प्रेशर या वॉल्यूम हम लोग चेंज करें उस बॉडी पर, तो वर्क कैसे निकाला जाता है? सिंपल मैकेनिकल वर्क क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, यही होता है। अगर पिस्टन और सिलेंडर वाले केस को लेकर के चले तो फोर्स, देखो फोर्स कैसे डिनोट किया जाएगा? फोर्स को हम लोग डिनोट कर सकते हैं, प्रेशर इक्वल टू क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। एरिया आपका मल्टीप्लाई कर दें तो फोर्स को प्रेशर इंटू एरिया लिख सकते हैं, और डिस्प्लेसमेंट उसमें मान लेते हैं कि स्मॉल अमाउंट का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब पिस्टन जो आपका खिसक करके ऊपर जाएगा यहां से यहां तक का, मान लेते हैं स्मॉल डेल्टा जेड है, ठीक है। ये पिस्टन की पोजीशन जो है अगर बदलेगी तो डेल्टा जेड डिस्प्लेसमेंट हुआ, उससे मल्टीप्लाई कर दें इस तरह से, ठीक है। तो देखो ए इंटू डेल्टा जेड जो होगा एरिया, एरिया का मतलब ये सरफेस एरिया, इसका सरफेस एरिया जो रहा होगा वो सर्कुलर है, अगर ये सिलिंड्रिकल शेप का है तो ये सर्कुलर एरिया रहा होगा। इसमें डेल्टा जेड से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये क्या आएगा? स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम आएगा dV। तो जो आपका स्मॉल वर्क होगा dW वो P इंटू dV, ठीक है, इस तरह से डिफाइन किया जाएगा। और अगर टोटल वर्क हम निकालें तो V1 से V2 तक जहां से जहां तक हमने चेंज किया वॉल्यूम इसका, उसको इंटीग्रेट कर दें PdV को। और ये इंटीग्रेशन आपने पढ़ा होगा इंटरमीडिएट में, क्या पढ़ा है? डेफिनेट इंटीग्रल में, जहां से जहां तक इसको हम लोग इंटीग्रेट करते हैं जो डायग्राम बनता है PV, आप दो एक्सिस लीजिए, एक पे प्रेशर एक पे वॉल्यूम दिखाइए, और दोनों वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, और दिखाइए कि आप किस पाथ को फॉलो करते हुए, किस कर्व को फॉलो करते हुए ये वर्क डन हो रहा है। तो जो एरिया उसके अंदर आता है ये इसी तरह से डिफाइन किया जाता है। तो इसी को लिखा गया एरिया ऑफ ए बी एफ ई, ठीक है।
ये डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी से लिखा गया है। इतनी बातें हैं यहाँ पे, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग दूसरे के लिए। अभी हमने ABFE प्रोसेस के थ्रू एरिया निकाला। अगर ऐसे आ रहा है तब क्या होगा, वर्क डन। 3 प्रोसेस हमने लिखे हैं, तीनों को हम लिखेंगे अलग अलग ना। स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट ए, स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट ए, द वॉल्यूम V1, the volume V1 is kept constant, is kept constant, ठीक है। वॉल्यूम V1 को हम कांस्टेंट रख रहे हैं और इन गोइंग फ्रॉम, कहां से कहां तक कांस्टेंट है, इन गोइंग फ्रॉम A to D, ध्यान दीजिए, A से D में आने पर वॉल्यूम जो है उसका V1 ही है, ठीक है। याद रखिएगा वॉल्यूम जो होगा वो V1 ही होगा, यहां पर V2, ठीक है। तो वॉल्यूम तो कांस्टेंट है A to D के प्रोसेस में, ठीक है। द प्रेशर डिक्रीजेस, प्रेशर घट रहा है, द प्रेशर डिक्रीजेस फ्रॉम P1 to P2, प्रेशर जो है P1 से P2 घट रहा है, लेकिन जो आपका वॉल्यूम है वो फिक्स है। एंड देन P2 इज कांस्टेंट, एंड देन P2 इज कांस्टेंट। ये हम लोग सेकंड वाले पाथ को, यहां पर फर्स्ट पाथ है, ये सेकंड, ये थर्ड, ठीक है। तीनों को अलग अलग हम लोग डिस्क्राइब कर रहे हैं। अब क्या हो रहा है, P2 कांस्टेंट है क्योंकि P2 तक पहुंच गए हम लोग। अब वॉल्यूम को चेंज किया जा रहा है। P2 कांस्टेंट है फ्रॉम D to B, D to B के बीच में P2 कांस्टेंट है आपका। और क्या हो रहा है, वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज कर रहा है, कहां से कहां तक, V2 से V1 तक, ठीक है। V1 से V2 तक वॉल्यूम अब घट रहा है, ठीक है, बढ़ रहा है, ठीक है, घट नहीं रहा यार। वॉल्यूम जो है, प्रेशर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम V1 से V2 तक अब बढ़ रहा है, ठीक है। फ्रॉम D to B, द वर्क डन इन दिस प्रोसेस, द वर्क डन इन दिस प्रोसेस, that is along ADB path is given by, देखो इस पाथ के अलॉन्ग वर्क डन कैसे निकालेंगे। मान लेते हैं ये वर्क डन W2 हो रहा हो, तो वर्क डन निकल के आएगा कैसे, प्रेशर P2 इंटू चेंज इन वॉल्यूम, ठीक है। कितना वॉल्यूम चेंज हुआ, V2 माइनस V1 का, ठीक है। ये आपका होगा एरिया, ध्यान दीजिएगा। A से D तक आए हम लोग, ठीक है। इसमें आपका प्रेशर जो है वो कांस्टेंट रहा, वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट रहा, ठीक है। और D से B तक गए, वॉल्यूम चेंज हुआ है प्रेशर P2 पर। इसको हमने डायरेक्ट ऐसे लिख दिया, कंफ्यूजन हो गई होगी। ये क्या है, एरिया ऑफ DBFE, ये आपका ये एरिया है, ठीक है, DBFE। क्यों ऐसे लिख दिया हमने, P1 वगैरह कहां गया, देखो पहला वाला यहां से यहां तक आने में वर्क डन जो होगा PDB से, अगर आप देखोगे क्या होगा, वॉल्यूम तो अनचेंज है, तो DB जो होगा वो 0 हो जाएगा। प्रेशर P1 इंटू वॉल्यूम का चेंज 0 प्लस दूसरा जब प्रेशर P2 है, अब वॉल्यूम में कितनी चेंजिंग हो रही है, V2 माइनस V1, तो यही तो होगा वर्क टोटल। ये वाला 0 हो गया, ये वाला लिखा गया, ठीक है। जब हमने डिफाइन कर दिया कि वर्क डन थर्मोडायनेमिक में प्रेशर और वॉल्यूम में
कैसे डिफाइन होता है, प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम से, ठीक है। तो यहां से यहां तक आने में तो कोई वर्क ही नहीं हुआ, और डी से बी आने में जो वर्क हुआ उसको हमने लिख दिया। और ये जो वर्क होता है अगर इंटीग्रेशन के फॉर्मेट में लिखें तो इस एरिया के बराबर होगा, ठीक है। और तीसरा क्या है, तीसरा प्रोसेस, अगेन स्टार्टिंग फ्रॉम point A the pressure P1 is kept constant. The pressure P1 is kept constant in going from ठीक है। ये हमने पाथ डिपेंडेंट फंक्शन लिखा है, ध्यान दीजिए, इन गोइंग फ्रॉम ए टू सी, ठीक है। एंड देन द वॉल्यूम V2 and then the volume V2 is kept constant from C to D, B, ठीक है। from C to B the work done in this process, इस प्रोसेस में वर्क डन आपका क्या आएगा, W3 मान लें। देखो हर एक प्रोसेस में जो है वर्क डन अलग अलग आ रहा है, एक में एरिया इतना आया पहले में, दूसरे में ये वाला एरिया आया, तीसरे में ये टोटल एरिया आ जाएगा। क्या होगा, P1 इंटू V2 माइनस V1, ठीक है। और सेकेंड वाला P2 इंटू चेंज इन वॉल्यूम 0 है तो इसको छोड़ दिया। ये क्या हो गया, एरिया ऑफ ACFE, ठीक है। यानी कि जितने अलग अलग पाथ हैं उतना अलग अलग आपका वर्क डन आ रहा है। जिस पाथ से हम फॉलो करेंगे उसके अकॉर्डिंग अलग वर्क डन होगा। यानी जो वर्क डन है वो पाथ डिपेंडेंट फंक्शन है, जिस पाथ से एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पर हम जाएंगे उस पर ये आपका डिपेंड करेगा, ठीक है। हियर W1 is not equal to W2 is not equal to W3, hence work done is path dependence function, hence the work done depends on the path of the process, on the path of the process when the system goes from one thermodynamic state to another, one thermodynamic state टू अदर। यानी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर सिस्टम जाएगा तो किस पथ को फॉलो करते हुए जा रहा है उस पर ये वर्क डन डिपेंड करेगा, ये यहां से यहां तक जाने में, ठीक है। ये ध्यान रखिए। अब आ जाता कॉन्सेप्ट इंटरनल एनर्जी क्या होती है, किसी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी क्या होती है, ठीक है। इसके बारे में जान लेते हैं। वर्क डन और इंटरनल एनर्जी समझ लेंगे तो फर्स्ट लॉ समझेंगे क्या होता है, ठीक है। फिर आपका स्पेसिफिक हीट ऑफ गैसेस है। समय अभी आपके पास 10 मिनट है, ठीक है। इंटरनल एनर्जी के बारे में जान लेते हैं। यू से डिनोट करते हैं, पिछले वाले को तो कैपिटल W से हमने लिखा नहीं था पर लिख लीजिएगा, ठीक है। अच्छा डिनोट तो किया है W से। द एनर्जी कंटेंट ऑफ ए सिस्टम, द एनर्जी content of a system
द एनर्जी कंटेंट ऑफ ए सिस्टम इज कॉल्ड, यानी उसके अंदर कंटेंड है जो एनर्जी, सिस्टम के अंदर जो है आपकी एनर्जी कंटेंड है, उसको हम लोग बोलेंगे उसके अंदर जो एग्जिस्ट कर रही है उसको हम लोग बोलेंगे इंटरनल एनर्जी इज कॉल्ड इट्स। अभी लेकिन समझ में नहीं आया होगा है क्या ये, अभी और हम लोग डिटेल चलेंगे इसकी तो समझेंगे है क्या इंटरनल एनर्जी। ठीक है, वर्क डन समझ लिया होगा आपने जरूर। ठीक है, तो इसको समझते हैं क्या होता है। पहले बोल तो दिए, द एनर्जी कंटेंट ऑफ ए सिस्टम इज कॉल्ड इट्स इंटरनल एनर्जी। जो उसके अंदर की एनर्जी वो है किस फॉर्मेट की, कैसी है, उसके बारे में जाने। इट इज सम ऑफ फॉलोइंग, इट इज सम ऑफ फॉलोइंग फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, फॉर्म्स ऑफ एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ठीक है, ये कुछ इस तरह से फॉलोइंग फॉर्म्स हैं इसके सिस्टम के लिए। कौन कौन से हैं? सबसे पहला, यानी इंटरनल एनर्जी किसी सिस्टम जो उसके अंदर होती है एनर्जी, अब वो किस फॉर्मेट में होगी। इंटरनल एनर्जी कोई फिक्स नहीं होती है कि यही है, केवल ऐसे नाम दे दो, ये ढेर सारी एनर्जी का कॉम्बिनेशन होती है। पहला क्या है? काइनेटिक एनर्जी। सिस्टम की जो है काइनेटिक एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है उसके बारे में देखिए। काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू ट्रांसलेशन, ड्यू टू ट्रांसलेशनल, यानी पोजीशन बदल रही हो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल, किसी भी पॉइंट के अबाउट कोई बॉडी रोटेट कर रही हो। ठीक है, एंड वाइब्रेशनल, यानी एक फिक्स पोजीशन के अबाउट टू एंड फ्रो मोशन कर रही है बॉडी। ट्रांसलेशनल, रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल, यानी जितने मोशन हो रहे हैं जिसमें पोजीशन बदल रही है एक तरीके से, वो सब काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में आएंगी। मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल, ऑफ द मॉलिक्यूल्स, all of which depend only on टेम्परेचर, केवल बॉडी के टेम्परेचर पर ही ये डिपेंड करते हैं सभी के सभी। ठीक है, ऐसे ऐसे एनर्जी। ठीक है, दूसरा क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है किसी बॉडी की? पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू, यानी कोई बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी ऐसे मेजर की जाएगी जैसे कोई दो बॉडीज हैं और एक दूसरे के से चिपकी हुई हैं या जुड़ी हुई हैं किसी इंटरनल फोर्स की वजह से, तो इन दोनों बॉडी को अलग करने में जितनी एनर्जी लगेगी वो एनर्जी समझ लेते हैं इसकी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मेट में इसमें है। उतने अमाउंट की एनर्जी हम देंगे जिससे इन दोनों को हम अलग कर दें एक दूसरे से, तो वो होगी आपकी पोटेंशियल एनर्जी। उतने अमाउंट की एनर्जी जो होती है पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होती है। तो उसको उल्टे या दूसरे वे में रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? देखो, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू intermolecular forces which depends on the separation between the molecules। इसकी डिपेंडेंसी जो है मॉलिक्यूल्स के सेपरेशन पर डिपेंड हो रही है। एंड ठीक है, ये आपकी पोटेंशियल एनर्जी है जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के वजह से उन दोनों मॉलिक्यूल्स को फिक्स करती है। ठीक है,
वो आपकी यानी पोजीशन, एक फिक्स पोजीशन में कोई बॉडी रखी है, उसके अंदर वो पोजीशन पर बने रहने तक जितना एनर्जी, जितना पोटेंशियल है कि उसी पोजीशन पर वो बनी रहेगी, वो एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी होती है। उस पोजीशन से अगर हम हटाएं उस बॉडी को, तो जितनी एनर्जी हम लगाएंगे उस पोजीशन से उस बॉडी को सेपरेट करने के लिए, तो वो एनर्जी जो होती है वो पोटेंशियल एनर्जी होती है। ये दूसरे सेंस में कहा जाता है। ठीक है, अब आता है तीसरी एनर्जी जो है, वो बॉडी जो है एटम से मिलके बनी ही होगी ढेर सारे, उस एटम के अंदर में जो एनर्जीज है उन सब में आता है द एनर्जी। इसमें बहुत ढेर सारे पार्ट हैं इसके, ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियाई। कोई भी एटम दो ही पार्ट से मिलके बना होता है, एक इलेक्ट्रॉन्स और दूसरे न्यूक्लियाई। अब इसके अंदर ढेर सारे पार्ट होते हैं, अलग बात है। ठीक है, इनकी जो एनर्जी है ये सब मिला करके ये आती है इंटरनल एनर्जी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इतना हमने जान लिया। अब आ जाते हैं हम लोग, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है। ठीक है, देखें समय कितना आपके पास। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, ये थोड़ा सा बड़ा है। फर्स्ट लॉ और इसके एप्लीकेशन हमें पकड़ने हैं, होते क्या हैं इसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट क्या कही जा रही है इसमें, देखो, when a certain amount of heat, when a certain amount of heat Q is supplied, Q is supplied to a system which does external work, W। किसी सिस्टम को आप कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई करिए तो कुछ ना कुछ काम तो करेगा वो, उसके प्रेशर वैल्यू में चेंजिंग होगी, तो अगर ऐसा होगा तो कुछ ना कुछ वर्क करेगा। एक्सटर्नल वर्क W in passing from state 1 to state 2। ठीक है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने के लिए द अमाउंट ऑफ हीट is equal to sum of the increase the amount of heat is equal to sum of the increase in internal energy of the system and work done and external work done। ठीक है, external work done by the system। ठीक है, यानी अगर किसी बॉडी को Q अमाउंट ऑफ हीट या एनर्जी दें तो उस बॉडी में क्या होगा, कुछ उसकी इंटरनल एनर्जी में इंक्रीमेंट होगा। इंटरनल एनर्जी में कौन कौन से पार्ट आते हैं, काइनेटिक, पोटेंशियल और इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियाई की एनर्जी। ठीक है, और कुछ वो बॉडी वर्क करेगी, एक्सटर्नल वर्क करेगी, उसके सम के बराबर होगा। यानी अमाउंट ऑफ हीट अगर dQ का हम
किसी बॉडी को दे रहे हैं थोड़ा सा, तो क्या हो रहा, कुछ अमाउंट आप चेंज हो रहा है उसकी इंटरनल एनर्जी में, और थोड़ा सा वो DW वर्क कर रही है एक्सटर्नल। ठीक है, ये है, ये आपका इक्वेशन के फॉर्मेट में है या सिंबल फॉर्म में, ठीक है, या मैथमेटिकल फॉर्म में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये, ठीक है। ये हो रहा है, अगर सिस्टम वर्क कर रहा है तो ये DW जो है वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। व्हेन वर्क इज डन बाय द सिस्टम, अलग अलग कन्वेंशन है, हमारी जो बुक की कन्वेंशन है वो कह रही है कि व्हेन वर्क इज डन बाय द सिस्टम, तब जो होगा ये पॉजिटिव होगा, देन DW इज पॉजिटिव, ठीक है। और व्हेन वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, देन DW विल बी नेगेटिव, ठीक है। ये हमारे बुक की कन्वेंशन ये है। एक्चुअली ये कन्वेंशन हर जगह फिक्स नहीं है, अलग अलग है, ठीक है। कई बार इसको निगेटिव ले लेते हैं, जब सिस्टम वर्क करता है तो उसको निगेटिव, और जब हम सिस्टम पर कम काम करते हैं तो उसको पॉजिटिव, ठीक है। पर हमारे जो बुक की कन्वेंशन है वो कुछ इस तरह से ली गई है, हम ऐसा ही लेके चलेंगे, ठीक है। देखिए इंटरनल एनर्जी जो होती है बॉडी की, वो परफेक्ट डिफरेंशियल होती है, ठीक है। यानी जिस फॉर्मेट में लिखी जाएगी उसको हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अभी हम लोग देखेंगे क्या होता है परफेक्ट डिफरेंशियल, ठीक है। अब आते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में। इसकी लिमिटेशन क्या है, देखो, लिमिटेशन ये है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई कब होगा, जब कोई सिस्टम जो है थर्मल इक्विलिब्रियम में हो, ठीक है। याद रखिएगा, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में हो या इक्विलिब्रियम स्टेट में हो, ठीक है, थर्मल नहीं थर्मोडायनेमिक, ठीक है। उस स्टेट में होगा तभी ये फर्स्ट लॉ होल्ड होगा आपका। और इससे हम लोग क्या करते हैं, कितना अमाउंट ऑफ हीट वर्क डन में कन्वर्ट हुआ है उसको हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते, स्पेसिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ पार्ट इंटरनल एनर्जी में गया है, कुछ वर्क डन हुआ है। कितना हुआ है ये मेजर, अगर किसी एक अमाउंट को मेजर किया जा सके DU को, तभी DW बताया जा सकता है, या DW मेजर करें तब DU बताएं, तो ये ठीक तरीके से क्लियरली डिफाइन नहीं कर सकता, ठीक है। इससे हम लोग डिफाइन नहीं कर पाते हैं कि कितना अमाउंट ऑफ वर्क कन्वर्ट हुआ है, ठीक है। एनर्जी जो हीट एनर्जी है वो वर्क में कितने पार्ट में कन्वर्ट होके आई, या कितना अमाउंट ऑफ एक्सटर्नल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू वर्क, यहाँ से हम लोग बता नहीं सकते, ठीक है, या स्पेसिफाई कैलकुलेट नहीं कर सकते। ये 2-3 लिमिटेशन है इसकी, ठीक है। अब आ जाते हैं क्या है, इंटरनल एनर्जी के बारे में जानते हैं। इंटरनल एनर्जी क्या है, जो हमने लिखा था इंटरनल एनर्जी क्या क्या होती है। इंटरनल एनर्जी को मैथमेटिकल फॉर्म में जो लिखते हैं, या इंटरनल एनर्जी मैथमेटिक्स में देखें, जब कैलकुलेट करना हो तो क्या होती है, या कहें इंटरनल एनर्जी एज अ स्टेट फंक्शन, ठीक है। ये स्टेट फंक्शन यानी केवल पोजीशन पर डिपेंड कर रही है। इंटरनल एनर्जी किस पोजीशन पर है वो सिस्टम, ये पाथ पर डिपेंड नहीं करती है, ठीक है। उसके बारे में जान लेते हैं है क्या ये, ठीक है, ये बहुत जरूरी है। इसके बाद स्पेसिफिक हीट है आपका क्या होता है, और फिर एप्लीकेशन है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। जो थोड़े से बड़े हैं इनको हम लोग समझेंगे, एप्लीकेशन के बारे में जानेंगे क्या क्या है एप्लीकेशन इसका, ठीक है।
अगर कोई पूछे इंटरनल एनर्जी आपकी स्टेट फंक्शन है, उसको आप कैसे डिफाइन करेंगे, ठीक है। सपोज देखिए, सपोज क्यू अमाउंट ऑफ हीट, हीट लिखा है, ठीक है। क्यू अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड टू, समय कम है, हम लोग तेजी से समझेंगे इसको। सप्लाइड टू ए वर्किंग सब्सटेंस, कोई वर्किंग सब्सटेंस है, या कहीं कुकर ही ले लीजिए सिंपल आपका, जो घर पे खाना बनाते हैं, सब्सटेंस फॉर्मिंग अ सिस्टम, forming a system. Suppose Q amount of heat is supplied to a working substance forming a system, and W is the work done, and capital W is the work done, by it in taking the system from state 1 to state 2, ठीक है। किसी सिस्टम को हीट दिया हमने, तो उसकी स्टेट चेंज होकर के 1 से 2 पर जा रही है, तो वह W इसमें वर्क डन हो रहा है, ठीक है। देन द इंक्रीज इन द इंटरनल एनर्जी, increase in the internal energy of the system is given by first law of thermodynamics, ठीक है। फर्स्ट लॉ से क्या होगा, क्या होता है, डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। डी क्यू कितने अमाउंट की हीट हमने सप्लाई की है सिस्टम को, क्यू, यही तो होता, ठीक है। देखो यही होगा, डी क्यू जितने अमाउंट का हमने हीट सप्लाई किया है, क्यू, इसके इंटरनल एनर्जी में चेंजिंग मान लेते हैं U2 से U1 तक। शुरुआत में U1 पर था, अब U2 हो गई इसकी इंटरनल एनर्जी, उसमें चेंज हुआ। और वर्क डन कितना किया सिस्टम ने, कैपिटल W हमने ऊपर लेके चले, ठीक है। तो यहां से हम लोग U2 माइनस U1 कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिएगा DQ का मतलब ये होता है कि स्मॉल नहीं, कि स्मॉल चेंज इन हीट, ये है कितना हीट हमने सप्लाई किया है, ठीक है। तो वो स्मॉल सप्लाई किया है तो इसलिए DQ लिखा, अगर Q सप्लाई किया तो उसको Q लिख देंगे, ठीक है, जितना हम सप्लाई करेंगे। ये DU का मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी है, उसके इंटरनल एनर्जी में कितना चेंज हुआ, पहले अगर U1 रही होगी, बाद में U2 हो गई, तो U2 माइनस U1, और उसने कितना वर्क किया एक्सटर्नल वर्क, अगर उसको हमने W लेकर चला है, उसकी जगह पे हम W लिख सकते हैं, ठीक है। इसको ध्यान से समझिएगा, फिजिक्स है, कंफ्यूज मत होइएगा कि डेरिवेटिव हट करके कुछ और हो रहा है। सिंपल DQ का Q कैसे हो गया, ठीक है। जब आप प्रॉपर्टी के फॉर्म में समझेंगे तो इसको समझ जाएंगे, इसकी प्रॉपर्टी है क्या ये आखिरकार, और इसकी जगह पे क्यों लिखा गया है, ठीक है। When where U1 is the internal energy of the system in state 1 and U2 is the final energy of system in state 2, ठीक है। बाय फिगर, देखो फिगर हम लोग बना रहे हैं, प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम है ये आपका, अक्सर इसकी चर्चा होगी, क्योंकि कोई भी सिस्टम होता है जनरली उसके प्रेशर और वॉल्यूम में चेंजिंग होगी जब उसको एक्स्ट्रा हीट या एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। मान लेते हैं एक पोजीशन है 1 और दूसरी है आपकी 2, ठीक है। ये है कुछ इस तरह से, तो टिल्टेड नहीं कर सकते हम लोग ना।
अगर ये टिल्टेड होता तो बुक में जिस तरह से है उसी तरीके से बन जाता, पर मान लेते हैं, ठीक है। मान लेते हैं कोई पोजीशन जो है आपकी, स्टेट कोई है 1 यहाँ पर, और वो स्टेट 2 में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। जब हमने उसको हीट सप्लाई किया तो स्टेट 2 में जा रहा है 2 पाथ से, एक पाथ आपका ए है, एक बी है, और तीसरा पाथ आपका सी है, ठीक है। यानी कोई सिस्टम 3 पाथ के थ्रू जा रहा है स्टेट 1 से स्टेट 2 में, एक ए के थ्रू, एक बी के थ्रू, एक सी के थ्रू, ठीक है। कुछ इस तरह से इसको हम लोगों ने बना लिया ऐसे, ठीक है। 3 पाथ फॉलो कर रहा है। अब if the state of the system is changed from same initial 1 to same final state 2 by different paths, say A, B and C, by experimental result it is calculated that difference Q minus W is same for all 3 पाथ्स। देखो ये एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट किया गया था, जो इंटरनल एनर्जी है इसको हम लोग एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन किए हैं, इसको इस तरह से प्रूफ मैथमेटिकली नहीं किया जा सकता, ठीक है। इंटरनल एनर्जी जो आई है, इसके चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ये U2 माइनस U1, ये आपका Q माइनस W के बराबर आई, ठीक है। पर ये अमाउंट जो है वो सेम है, ठीक है, इज सेम फॉर ऑल 3 पाथ between state 1 and state 2, ठीक है। Hence we conclude internal energy is a state function, या कहें पॉइंट फंक्शन, जो पोजीशन पर केवल डिपेंड कर रही है, एंड नॉट ए पाथ फंक्शन, ठीक है। ये आपका पाथ फंक्शन नहीं है, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है, हमने ध्यान नहीं दिया शुरुआत में, इसको एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया गया कि जो Q माइनस W है वो सेम आएगा, ठीक है, हर एक पाथ के थ्रू। तो जो आपका इंटरनल एनर्जी आई है वो आपकी पॉइंट फंक्शन हो जाएगी, ठीक है, यानी पाथ फंक्शन नहीं रह जाएगी, ठीक है। तो इंटरनल एनर्जी को हम लोग अलग अलग फंक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं, प्रेशर वॉल्यूम के, टेम्परेचर वॉल्यूम के, या कहें प्रेशर टेम्परेचर के, ठीक है। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। अब आ जाते हैं स्पेसिफिक हीट क्या होती है, ठीक है। स्पेसिफिक हीट ऑफ गैसेस, देखिए ये कभी पूछेगा नहीं क्योंकि इसको हमने मैथमेटिकली वेरीफाई नहीं किया है, ये बहुत कंफ्यूजनिंग हो जाएगा। अभी आप सोचेंगे, सोचो W पार्ट डिपेंडेंट है, अलग अलग पाथ के अकॉर्डिंग अलग अलग W होगा वर्क डन, तो वो जो अमाउंट वर्क डन W हो रहा है वो हर एक पाथ के अकॉर्डिंग अलग अलग होगा, तो इंटरनल एनर्जी में जो चेंजिंग आ रही है वो भी तो अलग अलग होगी, क्योंकि Q तो फिक्स है।
अगर ये अलग अलग हो रहा है तो U2 माइनस U1 भी अलग अलग होना चाहिए, ठीक है। ऐसे सोचने पर तो ऐसा लगता है, पर एक्चुअली होता क्या जानते हो, W भले अलग अलग है, ठीक है, W जो है आपका अलग अलग आता है, लेकिन U2 माइनस U1 का जो अपना डिफरेंस आएगा, अलग अलग U1 और U2 कैलकुलेट किया जाएगा, वो फिक्स आता है, ठीक है। ये थोड़ा सा यहाँ पे मैथमेटिकली दिखाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट लिख करके छोड़ दिया जा रहा है। आप आ जाइए यहाँ पे, जो आपके काम की चीज़ है, स्पेसिफिक हीट्स ऑफ गैस, ठीक है। लेकिन ये बात जरूर जानते रहिएगा, इसका ये मतलब नहीं है कि यहाँ से हम कंक्लूड नहीं कर पा रहे हैं तो ये पाथ फंक्शन हो जाएगा या स्टेट फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। ये बात 100% ट्रू है कि ये पॉइंट फंक्शन ही होता है, ठीक है, या स्टेट फंक्शन ही होता है। स्पेसिफिक हीट्स ऑफ गैस, स्पेसिफिक हीट क्या होती है, पढ़े हैं आप लोग, लेकिन फिर से पढ़ते हैं, ठीक है, 11th में रहा होगा। सबसे पहले हीट कैपेसिटी क्या होती है, फिर हम लोग स्पेसिफिक हीट के बारे में जानेंगे, ठीक है। हीट कैपेसिटी क्या होती है आपकी, देखिए, हीट कैपेसिटी आपकी किसी मटेरियल की हीट कैपेसिटी क्या होगी, हीट कैपेसिटी is defined as heat capacity of a substance, इस तरह से लिखें, heat capacity of a substance of mass m is defined as the heat supplied as the ratio of heat supplied to the change in temperature, ठीक है। हीट कैपेसिटी ऑफ ए सब्सटेंस ऑफ मास m इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ हीट सप्लाइड टू द चेंज इन टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस, ठीक है, ठीक है। अगर इसको हम लोग लिखें, मान लेते हैं Q अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई की जा रही है किसी सब्सटेंस ऑफ मास m को, तो हीट कैपेसिटी उसकी क्या होगी, Q डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, ठीक है, इसी रेशियो के बराबर होगी। ये है आपकी हीट कैपेसिटी, ठीक है। और स्पेसिफिक हीट क्या होगी, ठीक है, स्पेसिफिक हीट क्या होगी, हीट कैपेसिटी पर यूनिट मास, हीट कैपेसिटी पर यूनिट मास known as specific heat and is denoted by कैपिटल C, ठीक है। देखो हीट कैपेसिटी पर यूनिट मास, इसमें m से डिवाइड कर दो,
हीट कैपेसिटी क्या है, Q बाई डेल्टा टी इंटू एम, ठीक है, ये C के बराबर है। और यहां से Q अमाउंट आपको लिख सकते हैं एम C इंटू डेल्टा टी, इस तरह से, ठीक है। इस इक्वेशन की जरूरत पड़ती है कब, कितने अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब हुआ है किसी भी बॉडी में, ठीक है। अगर उसका टेम्परेचर यहां से यहां तक चेंज हो रहा है डेल्टा टी यानी T1 से T2 तक या T2 से T1 तक, तो कितने अमाउंट ऑफ हीट उसमें एब्जॉर्ब हुआ है वो अमाउंट निकालने की जरूरत पड़ेगी यहाँ पर, ठीक है। तो एम इंटू सी जो है आपका वो क्या है, हीट कैपेसिटी है, ठीक है। हीट कैपेसिटी क्या है, एम इंटू सी। तो यहां से क्यू जो डिफाइन होता है कितना अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब हुआ है, तो हीट कैपेसिटी इनटू चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। ये यहां से ऐसे डिफाइन किया जाएगा। हीट कैपेसिटी कई बार दिया रहता है तो चेंज इन टेम्परेचर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सीधे अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर कितना हुआ निकल आएगा। लेकिन अगर स्पेसिफिक हीट दिया है तो सब्सटेंस के मास से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, तब वो टेम्परेचर डिफरेंस से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यही गड़बड़ी होती है बच्चों से, वो उसका मास दिया रहता है और दिया रहता है हीट कैपेसिटी इतना है, और डेल्टा टी जो है आपका टेम्परेचर डिफरेंस भी दिया रहता है कि एक टेम्परेचर से दूसरे टेम्परेचर में गई बॉडी। अब कैलकुलेट करते क्या बच्चे हैं, इसमें हीट कैपेसिटी के साथ मास का भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, वहीं गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, अगर स्पेसिफिक हीट दी गई है तब मास से मल्टीप्लाई करिए, हीट कैपेसिटी दी है तो केवल टेम्परेचर डिफरेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर टू ए बॉडी फ्रॉम अनदर बॉडी ये निकल के आ जाएगा, ठीक है, या फ्रॉम अनदर एनर्जी सोर्स। किसी दूसरे एनर्जी सोर्स की वजह से कितना अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर हुआ है किसी बॉडी में, वो कैलकुलेट करने के लिए अगर आता है तो आसानी से आप निकाल सकते हैं। पर ध्यान रखना हीट कैपेसिटी दिया है कि स्पेसिफिक हीट दिया है, ठीक है। अब स्पेसिफिक हीट जो होती है वाटर की आती है लगभग 1 कैलोरी पर ग्राम, ठीक है। अब देखो दो तरह की स्पेसिफिक हीट है, कांस्टेंट प्रेशर पर, एक कांस्टेंट वॉल्यूम पर, ठीक है। जो अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर हो रहा है किसी बॉडी में, उस बॉडी के टेम्परेचर में राइज हो रहा है, उसको दो तरह से डिफाइन किया गया है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। इट इज डिफाइंड एन अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, इट इज डिफाइंड एज, इसी को ये फॉर्मेट में भी स्पेसिफिक हीट को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है, जैसे हम अभी डिफाइन करने जा रहे हैं, सिंपल। इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड to raise amount of heat required to raise the temperature of unit mass of a gas, सिंपल ध्यान दीजिए गैस की बात हो रही है, through 1 डिग्री सेल्सियस when its pressure, गैस पर जो प्रेशर अप्लाई हो रहा है, when its pressure is kept constant, ठीक है, जब उस पर जो अप्लाइड प्रेशर है वो कांस्टेंट है तब इट इज रिप्रेजेंटेड बाय Cp, ठीक है। कैसे डिफाइन है, डेल्टा क्यू जितना अमाउंट ऑफ हीट हमने ट्रांसफर किया बाय डेल्टा टी एट पी, ऐसे डिफाइन किया गया मैथमेटिकली, ठीक है। तो अगर डेल्टा टी की वैल्यू 1 रख दें हम लोग तो कितना अमाउंट ऑफ हीट हमने ट्रांसफर किया है 1 डिग्री सेल्सियस चेंज होने में, वही अमाउंट ऑफ हीट Cp के बराबर हो जाएगा एट कांस्टेंट प्रेशर। तो इसको कुछ इस तरह से रेशियो में डिफाइन किया गया यहां से, ठीक है। Q बाई डेल्टा टी इस 22 इंटू एम है, एम की वैल्यू 1 रख देंगे, यूनिट मास की बात कर रहे हैं स्पेसिफिक हीट में, ठीक है। तो एम की वैल्यू हम लोग 1 रख देंगे तो Cp जो हो जाएगा डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी एट कांस्टेंट प्रेशर, कुछ इस तरह से लिखा जाएगा, ठीक है। और Cv क्या होता है, कांस्टेंट वॉल्यूम, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, अगर स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट वॉल्यूम पर चेक किया जाए, ठीक है, तब क्या निकल के आएगा,
CV जिसे हम लोग कहेंगे, इट इज डिफाइंड एज the amount of heat required to raise टेम्परेचर, वही है बस केवल कांस्टेंट वॉल्यूम पे, ऑफ यूनिट मास बाई या यूनिट मास ऑफ ए गैस, ये भी गैस के लिए है, ऑफ ए गैस थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस या कहें 1 केल्विन। एक्चुअली ये T जो है केल्विन टेम्परेचर है, ध्यान दीजिएगा, यानी जो इसकी मेजरमेंट या यूनिट है जो केल्विन में ही यहाँ पे पुट आउट होती है। when its volume is kept constant, ठीक है, इसका वॉल्यूम जब हम लोग कांस्टेंट रखेंगे तो कितने अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर होगी इसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में, ठीक है, यूनिट मास के लिए। इसको हम लोग CV से डिनोट करते हैं, कैसे डिफाइन करते हैं, डेल्टा Q बाई डेल्टा T, बस फर्क क्या है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, उस बॉडी का वॉल्यूम हम कांस्टेंट रख रहे हैं, ठीक है। अब आपका तीसरा पार्ट जो इसी में आता है, CP इज ग्रेटर देन CV, इसको कैसे हम लोग डिफाइन करें, CP इज ग्रेटर देन CV, ठीक है, ध्यान दीजिए, heat capacity of a gas under these two conditions, suppose the heat is supplied to a gas and is allowed to expand constant pressure, ठीक है। तो CP और CV यानी जितना अमाउंट ऑफ हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम, दोनों में अगर हम लोग चेक करें तो कौन सा अधिक होगा, ठीक है। तो देखो सपोज dq amount of heat is supplied to a system in which increase in its internal energy is du and work done by the system is dw, ठीक है। Now from first law of thermodynamics, देखो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में क्या होगा कि जो अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर हुआ है वो ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है, du प्लस dw। देखो dw जो है वो बॉडी एक्सटर्नल वर्क में कितना एनर्जी खर्च कर रही है, du उसकी इंटरनल एनर्जी में इंक्रीमेंट है। ये जो du है इसी से उस बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होगा, जितना अमाउंट ऑफ du होगा उतना ही अमाउंट ऑफ टेम्परेचर उसमें इंक्रीज होगा, ठीक है, बॉडी में। तो अगर उसी बॉडी को कांस्टेंट प्रेशर पर लिया जाए, व्हेन heat is supplied to body या to system at constant pressure, then work done, जो वर्क डन होगा dw क्या हो जाएगा, P इंटू dv, ठीक है, विल बी आ फाइनाइट वैल्यू, कुछ ना कुछ फाइनाइट वैल्यू वर्क डन की होगी जो आएगी, ठीक है।
या विल बी अ फाइनाइट या विल बी अ नॉन जीरो वैल्यू, विल बी अ नॉन जीरो वैल्यू, ठीक है। हेंस Cp क्या हो जाएगा, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी है, डेल्टा क्यू क्या है डी यू प्लस डी डब्ल्यू बाई डेल्टा टी, ठीक है, एट कांस्टेंट प्रेशर। इसको क्या लिख सकते हैं डी यू बाई डेल्टा टी, या इसको यहां पर ऐसे आप लिख लीजिए डेल्टा यू डेल्टा डेल्टा सब लिख दीजिए तो अच्छा रहे, ठीक है। मान लेते हैं डेल्टा यू क्यू अमाउंट की हीट ट्रांसफर किया है, छोट स्मॉल स्मॉल अमाउंट की, तो अच्छा है, ठीक है। ये हो गया। तो यहां पर जो होगा आपका डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू ऐसे लिखा जाएगा, और ये डेल्टा यू बाई डेल्टा टी प्लस डेल्टा डब्ल्यू बाई डेल्टा टी एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। देखो ये अमाउंट प्लस ये अमाउंट, इसमें कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट होगा, ठीक है। तो डेल्टा यू बाई डेल्टा पी जो है, डेल्टा यू बाई डेल्टा टी, इससे क्या होगा टेम्परेचर इंक्रीज होगा 1 डिग्री सेल्सियस। तो Cp का अमाउंट जो आएगा कुछ इस तरह से आएगा, इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 2 ले लीजिए, when heat is supplied to the system at constant volume, then work done या external work done या कहें simple work done by the system, then work done by the system डेल्टा डब्ल्यू क्या हो जाएगा P इंटू डेल्टा वी। डेल्टा वी क्या है कांस्टेंट है, वॉल्यूम फिक्स है, तो ये क्या हो जाएगा 0, ठीक है। नाउ CV क्या हो जाएगा, CV कैसे डिफाइन था डेल्टा क्यू बाई डेल्टा, तो यहां पे क्या आएगा डेल्टा यू बाई डेल्टा टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है, कुछ इस तरह से। तो देखो कि टोटल जो वॉल्यूम होगा, जो हीट होगा, वो केवल इसके टेम्परेचर राइज करने में चला जाएगा, ठीक है। इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 Cp इज ग्रेटर देन Cv, ठीक है। देखो अगर 1 डिग्री सेल्सियस आपको इसका टेम्परेचर बढ़ाना है, इक्वेशन 1 में देखो जो हीट ट्रांसफर हुई है कुछ अमाउंट ऑफ हीट वर्क डन में भी खर्च हो जा रही है, तो आपको ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट की जरूरत पड़ेगी इसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में, इसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में। लेकिन यहाँ पर वॉल्यूम फिक्स होने की वजह से जितना अमाउंट ऑफ हीट हम ट्रांसफर कर रहे हैं वो केवल इसकी इंटरनल एनर्जी में ही खर्च हो रहा है, तो उसको कम अमाउंट ऑफ हीट की जरूरत पड़ेगी 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में, क्योंकि इंटरनल एनर्जी के इंक्रीमेंट से ही टेम्परेचर में इंक्रीमेंट होगा, ठीक है। तो इसलिए जो आपकी हीट ट्रांसफर हो रही है वो अधिक से अधिक इंटरनल एनर्जी में ही सब कुछ यूज हो जाएगी, तो Cp जो होगा वो अमाउंट अधिक होगा, अधिक अमाउंट ऑफ हीट की जरूरत पड़ेगी 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने में किसी बॉडी की, और वो कांस्टेंट वॉल्यूम पर देखा जाएगा तो उसको उसकी जो अमाउंट आएगा वो कम आएगा, कम अमाउंट ऑफ हीट की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो 1 एंड 2 से ये कंक्लूजन लिख सकते हैं कि Cp जो है वो Cv से बड़ा होता है, ठीक है। ऐसे भी सब्सट्रैक्ट कर दीजिएगा दोनों को, तो डेल्टा डब्ल्यू बाई डेल्टा टी एट कांस्टेंट प्रेशर आएगा, ये पॉजिटिव क्वांटिटी है क्योंकि वर्क डन बाय द सिस्टम लिया गया है, ठीक है। तो अगर दो का डिफरेंस पॉजिटिव आ रहा है, दो वेरिएबल का डिफरेंस, इसका मतलब पहला वाला वेरिएबल बड़ा है जिससे हमने दूसरे वाले को घटाया है, Cp माइनस Cv करेंगे तो पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी, तो इससे ये रिजल्ट निकल के आएगा कि आपका वॉल्यूम जो है फिक्स होने पर कम अमाउंट ऑफ हीट की जरूरत पड़ेगी 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करने में, और अगर प्रेशर फिक्स है तो अधिक अमाउंट ऑफ हीट की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो यहां से हमने ये दो बातें क्लियर कर दी है। अब आता है एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। अब इसके एप्लीकेशन में हम लोग आ जाएंगे, और एप्लीकेशन में अलग अलग प्रोसेसेस हैं, एडियाबेटिक प्रोसेस है, आइसोकोरिक प्रोसेस है जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है, आइसोबेरिक प्रोसेस है, प्रेशर कांस्टेंट है, ठीक है।
इक्वेशन ऑफ हीट है, साइक्लिक प्रोसेस है और ढेर सारी चीजें हैं। इसको हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो हमारा लेक्चर यहीं पर एंड हो रहा है, Cp इज ग्रेटर देन Cv पर, ठीक है। अगले लेक्चर में हम लोग और आगे की बातें पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।